गुड मॉर्निंग एवरीवन। रविंद्रास इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट टाइम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के क्वेश्चन देखे थे, आज भी हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग सीमा, राजेंद्र। अब आवाज आ रही होगी, अब आवाज आ रही है ना? गुड मॉर्निंग राशिद। अरे राजेंद्र रुक जाइए, मैं क्वेश्चन अपने आप बोलूंगी। गुड मॉर्निंग, आ जाइए सब लोग और ये लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ज्वाइन कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ, राष्ट्रपति। अब जवाब दीजिए। कमेंट करिए, कमेंट करिए। जी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ठीक है, यह उसका कौन सा अधिकार है? समझौता, विवादों के समझौते का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार, पुनर्वादिक अधिकार, परामर्शी अधिकार और बहुमुखी अधिकार। नहीं राशिद, ऑप्शन डी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा तो जल्दी जल्दी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी, और जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं हम लोगों का भी मोरल अच्छा होता है। प्लीज कमेंट करिए। और जो भी मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मुझे यूट्यूब से जुड़िए मेरे साथ ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकूं। मैं फेसबुक के कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूँ। चलिए सी सी सी, ऑलमोस्ट जवाब सी आ रहे हैं, लेकिन गलत जवाब बच्चों, ऑप्शन ए, ये उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी विवादों का समझौता और विवादों की जांच तथा विनिश्चय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 71 71, यह मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट, ये कौन से आर्टिकल में है ये याद रखना, ये आर्टिकल 71 में है। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उनका। और कौन करता है विवादों की जांच और उनका विनिश्चय? सर्वोच्च न्यायालय। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन जाते हैं हमेशा।
मेरे डिस्क्रिप्शंस को ध्यान से सुनिएगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ तैयार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल दो विकल्प, केवल एक विकल्प भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प, उतने विकल्प जितनी चुनाव में प्रत्याशी हैं। कमेंट कीजिए, क्या है इसका जवाब? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, जो वोटर्स हैं वो कितने वोट्स मत कर सकते हैं, केवल दो विकल्प के लिए, केवल एक विकल्प के लिए, भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प, उतने विकल्प जितनी चुनाव में प्रत्याशी हैं। सबको अगर ये पता होगा कि कौन सी प्रणाली है तो इसका जवाब अपने आप पता चल जाएगा। राशिद, मैंने अभी अभी हिंट दिया है। बी, ए, ऑलमोस्ट सबके जवाब ये हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जितने विकल्प होंगे, जितने प्रत्याशी होंगे, उतने विकल्प दिए जाएंगे। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी ही वरीयताएं या विकल्प होती हैं, ठीक है। तथा इसमें निर्वाचन गण प्रत्याशियों को अपनी वरीयता अनुसार क्रम प्रदान करता है। जैसे अगर चार प्रत्याशी खड़े, चार कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, तो जो वोटर होगा अपने विकल्प को कैसे रखेगा कि मैं पहले पे ए को दे रहा हूँ, सेकंड जो है मैं डी को दे रहा हूँ, और थर्ड जो है मैं बी को दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें भी देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा प्रत्याशी को पहला अंक किसको दिया गया है, तो वो सेफ हो जाएगा। जो सबसे कम वोट जिसको मिले होंगे वो बाहर हो जाएगा, और उसके जो वोट होंगे वो आपस में बांट दिए जाएंगे। तीन कैंडिडेट्स के साथ आपस में उसको बांट दिया जाएगा। उतने ही वरीयता या विकल्प होते हैं तथा उसमें निर्वाचन गण प्रत्याशियों को अपनी वरीयता अनुसार क्रम प्रदान करते हैं। विजयी प्रत्याशी के लिए मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त होता है तो सबसे कम प्राप्त करने वाला प्रत्याशी निर्वाचन से बाहर हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो सबसे कम जिसको वरीयता मिली होगी वो बाहर हो जाएगा और उनके वोट्स को बांट दिया जाएगा, तथा यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि किसी प्रत्याशी को अभिष्ट न्यूनतम कोटा ना प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ऑर्डिनेंस बिल 6 महीने, 6.5 महीने, 7 महीने और 7.5 महीने। नहीं राशिद, ऑप्शन डी वॉज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कमेंट करिए। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बिल, आर्टिकल 123। कौन लाता है ऑर्डिनेंस बिल? जब संसद के दोनों सदन में से कोई एक सदन सत्र में ना हो तो प्रेसिडेंट के थ्रू ऑर्डिनेंस बिल लाया जाता है, आर्टिकल 123। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखना।
ऑलमोस्ट आंसर है 6 मंथ और ये सही है। चलिए, अनुच्छेद 123 खंड 2 के उपखंड क या ए के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने की हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राइट आदित्य। ऑलमोस्ट आंसर डी या ए, लेकिन इसका सही जवाब है डी। ठीक है, अनुच्छेद 85 खंड 2 का उपखंड ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 के खंड 1 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने अकॉर्डिंग ये चीज नहीं कर सकता जब तक उसको केंद्रीय मंडल से मंजूरी ना मिल जाए। अनुच्छेद 75 का खंड 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, और उसकी संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत, संयुक्त मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तीनों ही विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास है। राइट सीमा, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला और अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? अराजनीतिज्ञ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेंट करिए। राइट सूर्यांश, ज्योति, सचिन, राइट। जी, almost answer Dr. APJ Abdul Kalam and this answer is right. So भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। उन्होंने पूरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन रूरल एम्यूनिटीज योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास हेतु सरकार को प्रेरित किया। उन्हें आमजन का राष्ट्रपति या पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग पूरा की फुल फॉर्म
urban amenities to rural areas. ठीक है, कब से कब तक था इनका कार्यकाल? 2002 से 2007 तक। ये अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? ज्ञानी जेल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। राइट सीमा, राइट संजय। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट कीजिए क्या हुआ बच्चों, जितना आप कमेंट करेंगे मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी। कमेंट कीजिए चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? ज्ञानी जेल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन और या वीवी गिरी। Yes, almost वीवी गिरी and वीवी गिरी is the right answer. राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। मतलब ये पहले ही फंस चुके थे विवाद में, भ्रष्ट आरोप में। ठीक है, और ध्यातव्य ध्यान देने वाली बात यह है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। ठीक है, वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिसमें वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे लगता है सबको जवाब पता होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी इसके जवाब दीजिए, कमेंट करिए। जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उतना आपको याद होगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। केवल एक बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार लगाया गया है अब तक? नहीं राशिद, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाई गई है, लेकिन 3 बार। यस, संदीप, संजय, सीमा, ज्योति, एवरीबडी इज राइट। 3 बार, 1962, 1971 और 1975। ठीक है, देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद, हाँ इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। अब तक भारत में 3 बार। अक्टूबर 1962 में, कब? भारत और चीन युद्ध। दिसंबर 1971, कब? भारत और पाकिस्तान युद्ध। जून 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, 3 बार, 1962, 71 और 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जिन्होंने भी रविंद्रास 24/7 लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अभी इस सेशन के बाद तुरंत डाउनलोड कर ले। और नीचे अगर आपको किसी भी तरीके की इंक्वायरी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, उपराष्ट्रपति चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, बस क्वेश्चन कुछ और था। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, जो लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 66 खंड 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण या फिर निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्यमंडलीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यस सूर्यंश, सीमा, संजय, राइट आंसर। थैंक यू आदित्य। चलिए, बहुत लोगों के जवाब ऑप्शन बी, ए, डी, सी कोई नहीं है, पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राइट सचिन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा या राज्यसभा? कमेंट कीजिए। सूर्यांश, सीमा, संदीप। यस, बहुत लोगों के जवाब प्रेसिडेंट पे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पे जा रहे हैं, पर द राइट आंसर इज लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का 15% कैबिनेट मंत्री परिषद होता है। ठीक है, लोकसभा में जितने मेंबर होते हैं उसका 15% कैबिनेट या मंत्री परिषद होता है। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के। कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्री
व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर मंत्री व्यक्तिगत रूप से देखे, सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, इनमें से कोई नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है आकलन, प्रवर, लोक लेखा, इनमें से कोई नहीं। ऑलमोस्ट सबके जवाब सही हैं। संजय, सूर्यंश और यहाँ पर सचिन, राशिद, ज्योति, सबके जवाब सही हैं। चलिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। ठीक है, यह समिति जांच करने वाले विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में से करती है, जो संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समिति की बैठकों में भाग लेकर उसकी सहायता करता है। तो खुद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक खुद उसकी समिति में भाग लेता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, ट्विन सिस्टर। किसको? प्राक्कलन समिति की, लोक लेखा समिति की, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों के नाम किस प्रकार हैं? अस्थायी: राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, लोकसभा और विधानसभा। अस्थाई पूछ रहा है। ठीक है, स्थाई नहीं, अस्थाई, जो भंग या विघटित की जा सकती है। नहीं, ऑलमोस्ट के जवाब ऑप्शन, हाँ राइट, सॉरी, इनमें से कोई नहीं। नहीं, लोक लेखा समिति, आदित्य। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए अब। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों के नाम राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, लोकसभा और विधानसभा। कमेंट कीजिए।
सीमा, संजय, सूर्यंश कमेंट कीजिए बच्चों। अस्थाई सीमा, अस्थाई। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। लोकसभा और विधानसभा अस्थाई हैं, राज्यसभा और विधान परिषद स्थायी हैं, उनको विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इसका पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत के संसदीय ढांचे में लोकसभा तथा विधानसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? टेन्योर 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? 3, 4, 5 या 6 वर्ष? नहीं राशिद, अमर तो खैर कोई भी नहीं है। चलिए, द राइट आंसर इज ऑलमोस्ट सही है, 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन है तथा यह कभी पूर्णतः विघटित नहीं होती। ध्यान में रखने वाली बात, ये कभी पूर्णतः विघटित नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, हर 2 साल बाद, जो उसके 1/3 सदस्य होते हैं उनका वो सेवानिवृत्त होते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों को नए के जगह नए सदस्य आते हैं। ठीक है, नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद? नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राइट आदित्य। नहीं राशिद, संजय, सीमा, बोथ आर राइट। संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। तो आर्टिकल 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। ठीक है, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के अधीन संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला सकती है अथवा उनकी सीमा, नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है।
ठीक है। आर्टिकल 2, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, उनकी स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 3, कौन कर सकता है? संसद को प्राप्त है ये शक्ति संसद के अधीन है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला सकती है, उनके नाम, क्षेत्र और उनकी सीमा का निर्धारण कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं, गैर उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं है, या गैर उत्तरदायित्व। जो भी मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक है। मैं फेसबुक पर कमेंट्स नहीं पढ़ सकती, तो यूट्यूब पे जुड़िए मेरे साथ और वहां पे कमेंट कीजिए। इसका जवाब दीजिए बच्चों। राइट, ऑप्शन बी, सबके जवाब ऑलमोस्ट यही हैं। तो सरकार का मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ है कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। समूचे मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लोकसभा में विश्वास खो देने पर समूची मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? भारत में कानूनों का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। राशिद, आप यूट्यूब पर हैं। कानूनों का निर्माण कौन करता है, बताइए। चलिए, ऑलमोस्ट जवाब ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। भारतीय संविधान के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद, पहले लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया अगर कोई भी बिल, कोई भी कानून, तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी हैं। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो बिल पारित नहीं माना जाएगा, वो अमान्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, अधिकार जिनका प्रयोग केंद्र सरकार और राज्य दोनों द्वारा किया जाता है, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। अवशिष्ट अधिकार कौन से होते हैं? जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में संबंधित अधिकार लिखे हों, आंतरिक आपात स्थिति में संबंधित अधिकार लिखे हों, अधिकार जिनका प्रयोग केंद्र सरकार और राज्य दोनों द्वारा किया जा रहा हो, या वह अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में स्पष्ट नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है।
कमेंट करिए। कौन से अधिकार अवशिष्ट अधिकार हैं? नहीं सुरेश, क्लास अभी रिकॉर्डेड नहीं होती है, क्लास लाइव चलती है। आपके पास डेली एक न्यूज आ जाती होगी, शेड्यूल आ जाता होगा कि कब मेरी क्लास है, ठीक है। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट अधिकार, सॉरी। चलिए, राइट आंसर इज अधिकार जिनको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। आर्टिकल 248 अवशिष्ट अधिकारों की बात करता है। अवशिष्ट अधिकार वे अधिकार हैं जिनको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का संसद को अनन्य अधिकार है, ठीक है, इन्फिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सबके जवाब सही थे। सूर्यांश, सीमा, आदित्य, सचिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? धन विधेयक है ये, जिसे प्रमाणित कौन करता है लोकसभा में? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? राइट आदित्य, इज अ रेजुलेटरी पावर। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्या हुआ? सीमा, सूर्यांश। यस, लोकसभा अध्यक्ष। इसे याद करने वाली चीज ये हो जाएगी कि कहाँ पारित तो कहाँ इसको लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, तो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। आर्टिकल 1 संविधान के अनुच्छेद 110 एवं खंड 3 एवं 110 खंड 4 के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है तथा इसके संदर्भ में उसका विनिश्चय अंतिम होता है। राइट राइट, एवरीबॉडी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, दैनंदिन कार्यवाही का अंत, उक्त में से कोई नहीं। समापन। समापन संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है?
राइट, संजय, सीमा, सचिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है संसद के सत्र का अंत। संसदीय शब्दावली में समापन का आशय संसद के सत्र की समाप्ति है, ठीक है। ऑलमोस्ट सबके जवाब सही हैं। चलिए इसी के साथ हम भी आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। और अगर जिन्होंने रविंद्रा 24/7 लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।